हेलो बच्चों, अब आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का फिजिक्स जो अगला लेक्चर है। इसमें देखिए आज का टॉपिक हम लोग जो देखेंगे कवर करेंगे ये है चालक, स्थिर विद्युतिकी, है ना, कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है देखिए चालक, स्थिर विद्युतिकी मतलब स्थिर विद्युतिकी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके अंतर्गत कंडक्टर की बीच जो प्रॉपर्टी होती है, अगर कंडक्टर को हम लोग आवेश देते हैं तो उसके अंतर्गत स्थिर विद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है। जितना हम लोगों ने अभी तक स्थिर विद्युत की पढ़ा है उसी का रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर। इसमें दूसरा टॉपिक है स्थिर विद्युत आवरण या परिरक्षण। परिरक्षण मतलब होता है क्या, सुरक्षित रखना। तो आवरण मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, बाहरी खोल, समझ में आ रहा है। आवरण मतलब क्या होता है, सुरक्षित करने वाला एक सिस्टम, खोल। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है। अब इसी का व्यवहारिक उपयोग क्या है, हमारे भौतिक जीवन में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, वो है क्या। इसके बाद देखेंगे हम लोग ड्राई इलेक्ट्रिक तथा ध्रुवण, परावैद्युत क्या है और उसमें जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है। बच्चों हम लोग ये आज देखेंगे, सीखेंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, पहले इतना हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला क्या है, चालक, स्थिर विद्युतिकी, जिसके हम लोग पढ़े हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है जैसे कि फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चालक, स्थिर विद्युतिकी, फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका चालक, स्थिर विद्युतिकी है। इसके अंतर्गत कई सारे प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि इसको आप लोग ध्यान देंगे कि चालक में स्वतंत्र एवं बद्ध आवेश होते हैं। क्या होते हैं, चालक में स्वतंत्र एवं बद्ध आवेश होते हैं। इसको समझिएगा, स्वतंत्र एवं बद्ध आवेश क्या होते हैं। सब लोग परमाणु की संरचना पढ़े हैं, सब लोग परमाणु की संरचना को आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक धातु जो होता है, प्रत्येक धातु और धातु एक चालक होता है। तो प्रत्येक धातु में कई सारे उसमें प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतर क्या होता है, जितने प्रोटॉन बाहर, नाभिक है ये, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। बाहर विभिन्न कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसे बात समझिएगा इसको। तो चूँकि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं जिससे आप कभी भूले ही नहीं। और तीसरे में क्या है, 18 के हिसाब से भरते हैं। बोरबरी के नियम के आधार पे हमने आप लोगों को बताया भी था, प्रीवियस चैप्टर में सब पढ़े थे हम लोग। तो नाभिक ये चूँकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल रहता है। और मैंने ये भी बताया था कि जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, आकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे बच्चों हम लोग, जो इस नाभिक के पास अत्यंत प्रबल बल से बधा हो उसको हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और बद्ध इलेक्ट्रॉन को ही आवेश नाम दे दिया गया है। एक आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ही मूल आवेश कहलाता है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन को ही बद्ध आवेश कहा जाता है। और जो आउटर मोस्ट सेल में है, आउटर मोस्ट सेल का मतलब बाहरी कक्षा में, जैसे मान लीजिए हम इसको सोडियम धातु ले रहे हैं। सोडियम धातु में कितना होता है, 281, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो अंतिम कक्षा है 2, प्रारंभिक कक्षा क्या है 2, अंतिम कक्षा है 1। तो अंतिम कक्षा मतलब 1, 2, 8 और 1 भरा, तो यहाँ से इसकी दूरी बढ़ गई। इसे बोलेंगे हम लोग बाह्य कोश, बाह्य सेल, एक्सटर्नल, आउटर मोस्ट सेल, ये सारे इसको हम लोग इसका नाम देते हैं। और इसको यहाँ से निकालना आसान हो जाता है। और ये जो आउटर मोस्ट सेल है यही है मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश, यही है। इसी को बोलते हैं, बोल सकते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। या मुक्त आवेश बोलेंगे तो फ्री चार्ज, बात समझ में आ गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक रिमूव होता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है। जो प्लस चार्ज है वो कहीं जाता है क्या, कहीं नहीं जाता। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पे एक धन आवेश आ जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन मूव कौन करता है, मूव यानी गति करेगा केवल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, इसीलिए उसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
और बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश। लेकिन एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे, ये तो एक चालकों में हुआ, ये किस में हुआ? चालकों में। यहीं पे आप लोग एक चीज़ और जान जाइए, विद्युत अपघट्य पदार्थ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे कि ये पानी है, पानी में हमने क्या मिला दिया? NaCl। तो ये जो होता है ये प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। तो ये चूँकि इलेक्ट्रोलाइट में जब टूटते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो इसमें जो माइनस वाला है प्लस की ओर आकर्षित होगा और प्लस वाला जो है वो माइनस की ओर आकर्षित होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्युत अपघट्य वाले सिस्टम में, इसमें अगर हम लोग जैसे बैटरी बनाते हैं, सेल बनाते हैं हम लोग, तो उसके अंतर्गत जो आवेश वाहक होते हैं, समझिएगा आप लोग, आवेश वाहक जो होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव आयन भी होता है, 2 आयन प्लस और माइनस। लेकिन चालकों में जो आवेश वाहक होता है, चालकों में जो आवेश वाहक होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होता है। और बद्ध जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रहेगा, आप इन दोनों को कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने देखा चालक में स्वतंत्र और बद्ध आवेश होते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए, ये पहला आपका जो टॉपिक है किसके अंतर्गत का? चालक या सिर्फ विद्युत की हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पुराना सब पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें आप लोग को पता है। बस ये मान लीजिए कि उसी का हम लोग उपयोग और कैसे वर्क करता है वही सब जान रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है। दूसरा है बच्चों, देखिए चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दूसरा नंबर है चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। आपको पता है ना, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था चालक के अंदर, जैसे कि कंडक्टर का हम लोग मैं आपको बताया था ना, आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ाया था पहले चैप्टर में। उसमें क्या था भाई, हमको पता था कि चालक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से मिलकर बना है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है और ये दोनों आवेश जो होते हैं वो विपरीत आवेश होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए किसी भी में कितने सोडियम का लिया था हमने ना, सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। तो ये टोटल प्लस और टोटल माइनस जब आपस में मिल जाएंगे तो इसमें विद्युत की प्रॉपर्टी रहेगी कहाँ? वो तो शून्य हो जाएगी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कब होगा? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले और गति करना शुरू कर दे, या हम रब करें, रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव होता है, जब निकलता है वहाँ से तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, तब ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर, चालक के अंदर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो उसके बाहर होता है, उसके बाहर वितरित होता है। बाहर का मतलब देखिए कि अगर कोई चालक है, अगर हम इसको Q आवेश दिए तो Q आवेश इस पूरे सतह पर वितरित होगा, इसके अंदर नहीं होगा। बात समझ में आ गया बच्चों? अंदर नहीं होता है, उसके सतह पर होता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, यानी कि पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत धारा नहीं होती, केवल बाहरी सतह पर ही विद्युत धारा होती है। जैसे हम लोग किसी भी चालक को छूते हैं तो बाहर ही होता है आवेश, इस कारण हमें झटका लगता है। क्यों लगता है उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे आगे। चलिए, ये हो गया दूसरा। तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा है आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है पृष्ठ के लंबवत। आपको पता है, जैसे कि ये कोई आवेश है तो आपको पता है कि प्लस है तो इसके क्षेत्र के लंबवत बल रेखाएँ हमेशा निकलती हैं, हमेशा बल रेखाएँ इसके लंबवत निकलेंगे। जैसे अगर पृष्ठ ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तब भी यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे लंबवत निकलेगी, यहाँ पे ऐसे लंबवत, ये 90 अंश होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, यहाँ पे मतलब ये 90 अंश होना चाहिए। चाहे कैसा भी जाल बन जाए बल रेखाओं का, उससे मतलब नहीं है। बाहर की लंबवत निकलती है, इधर ऐसे निकलेगा, इधर लंबवत ये होगा, इधर लंबवत ये होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये तो आपको पता है कि बल रेखाएँ हमेशा पृष्ठ के, ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र जो होती है, क्षेत्र रेखाएँ इसी को बोलते हैं, ये बाहर की ओर लंबवत निकलती हैं, ये भी आपको पता है। अगला, चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है, ठीक है। किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश मतलब जैसे भी मैंने ये बताया था, चालक के अंदर इसी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो परिणामी निकलता है, परिणामी का मतलब क्या? प्लस और माइनस मिल के जो नेट निकलता है। नेट मतलब क्या? अगर पॉजिटिव ज़्यादा होता तो
प्लस का वहाँ पे वैल्यू होता है, अगर माइनस आता है तो उसका वहाँ प्रभाव होता है। तो चूँकि नेट जीरो होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या बोल रहा है ये, किसी चालक के अंदर जो परिणामी आवेश होता है वो शून्य होता है, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। इसीलिए शून्य होगा, है ना। इसीलिए अगर जैसे हम लोग यहाँ पे गास का प्रमेय अप्लाई कर दें किसी चालक के अंदर, अगर आवेश क्या है यहाँ पे जीरो है, तो गास का प्रमेय प्लस फाई इक्वल टू कितना होता था बच्चों, क्यू अपन इस पहला जीरो। जब क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इससे कोई भी प्लस का निकलेगा भी नहीं, वहाँ से बल रेखाएँ नहीं निकलेंगी, ठीक है। ठीक है, अब 5वां नंबर के ये हो गया आपका, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया आपको, है ना, लंबवत वाला। चौथा बता दिया, ये अभी जो बताया चौथा नंबर है, ये तीसरा है, ये लंबवत निकलती हैं। 5वां नंबर देखते हैं बच्चों क्या है, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, ये भी ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी चालक को हम आवेश देंगे तो उसका संपूर्ण आवेश कहाँ रह जाएगा, उसके पृष्ठ पर रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी आपको पता हो गया। मतलब क्या, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश क्या होता है, उसके पृष्ठ पर होता है, ठीक है। ठीक है, राइटिंग तो आपको धीरे धीरे समझ में आती होगी मेरी, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप बताएंगे कमेंट में, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। और 6वां है, किसी चालक के अंदर अथवा उसके पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई भी विभवांतर नहीं होता है। याद रखेंगे, चालक के अंदर अथवा उसके पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई भी विभवांतर नहीं होता है। बात समझना बच्चों, यहाँ पे 6वां नंबर क्या है कि चालक के अंदर अथवा चालक के पृष्ठ पर कोई भी विभवांतर नहीं होता है, कोई भी विभवांतर नहीं होता है। क्यों, समझिए, जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, चालक के अंदर और चालक के बाहर, जैसे कोई भी चालक यहाँ पे है बच्चों, प्रयोगों द्वारा देखा गया है ये कि जैसे इसको हम 10 क्यों आवेश दिए, कितना दिए, 10 आवेश इसको हमने दिया, तो ये 10 आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 आवेश यहाँ पे रुक गए, 2 आवेश यहाँ पे रुक गए, 1 आवेश यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चालक के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश यानी विभव का मान, आवेश का प्रवाह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि जो विभव था, तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है। कब तक होता है, जब तक कि उसमें दोनों का विभव समान न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से यदि चालक लेते हैं, अगर चालक को हमने आवेश दिया तो वह आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान वितरित हो जाता है, एक समान वितरित होगा। और इसी जब एक समान वितरित हो जाएगा बच्चों, तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे विभवांतर क्या होता है, कहीं पे नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है भाई, जैसे मान लीजिए जब चारों तरफ यहाँ भी जो आवेश यहाँ पे, वो आवेश यहाँ पे है, जो आवेश यहाँ पे, चारों तरफ आवेश का मान तो समान हो गया है। तो अगर एकांक आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो कोई कार्य करना पड़ेगा क्या, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर आवेश या विभव का मान एक समान है। जब विभव का मान एक समान हो गया तो विभवांतर आने की संभावना है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। यानी कि समझ में आ गया क्यों ऐसा बोला जा रहा है विद्युत। अब जो याद रखेंगे, अगर ये खोखला है तो अंदर जितना इसका आवेश, जितना विभव इसके पृष्ठ पे होता है उतना ही विभव इसके अंदर भी होता है। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है बच्चों, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको आवेश देते हैं तो चारों तरफ वितरित हो जाता है ऊपर ही एक समान विभवांतर। अब एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार अंदर भी अगर एक आवेश यहाँ पे रखें, यहाँ से यहाँ ले जाना है, तब भी कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है कि विभवांतर वहाँ पे है ही नहीं, विभवांतर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि विभव का मान एक समान है। यानी कि किसी भी चालक के ऊपर, अंदर और बाहर विभव का मान एक समान होता है बच्चों, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। ठीक, एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अगला है 6वां हो गया, ये 7वां है। 7वां में आपका सिलेबस में प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन फिर भी आप लोग उसको समझ लीजिए। थोड़ा सा टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, आप समझेंगे उसको। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निम्न सूत्र द्वारा आवेशित चालक के पृष्ठ पर, अगर कोई भी चालक है बच्चों, देखिए कोई भी चालक है, इसके पृष्ठ पर मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक चालक ऐसा रख दिया है, इसका पृष्ठ मान लेते हैं, ये पूरा पृष्ठ ऐसे है, छोटा सा पृष्ठ क्या है,
ds है। इसके आप पता है ना आपको किसके दिशा में एक इकाई सदिश होता है n, तो इसका जो होता है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, क्षेत्र की दिशा भी इधर है ना। तो इसमें जो वैल्यू होती है, चूँकि ये एक पृष्ठ है तो इसमें हम लोग आवेश का जगह पे क्या लेंगे, सिग्मा, क्योंकि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व तो लेंगे, क्योंकि पृष्ठ है, पृष्ठ पे आवेश घनत्व तो हम लोग सिग्मा लेते थे। तो इसका एक मान है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब होता है E हम लोग गाउस के नियम से क्या पढ़ते थे, Q/0 पढ़ते थे ना। तो यहाँ पे चूँकि एक डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे सिग्मा और यूनिट वेक्टर n। ये एक सूत्र है, गाउस के प्रमेय से ही ये सब आता है। तो सिग्मा हमने क्यों लिया, क्योंकि ये पृष्ठ है, पृष्ठ से लंबवत किसी दिशा में एकांक सदिश के अनुदिश ये निकलता है। तो चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा होता है, तो हम लोग सिग्मा बटे S/0 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। जहाँ पे क्या है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो S परमिटिविटी है, पता ही है आपको, विद्युतशीलता, और n क्या है, पृष्ठ के लंबवत क्या है, इकाई सदिश। ठीक, ये आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 8वां नंबर एक लास्ट है, ये 7वां नंबर था। आप लोग टॉपिक नोट कर, जो मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लेंगे। 8वां नंबर नोट करेंगे, चालक के पृष्ठ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व भिन्न भिन्न हो सकता है। क्या, समझिएगा बात, हम बना रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से एक एरिया बना रहे हैं बच्चों, ये देखिए ऐसा बना दिया, ये एक पृष्ठ है। तो ये बोला जा रहा है कि जो आप, जैसे हमने अभी पढ़ा क्या क्या, कि कोई भी चालक है तो उस पर आवेश का मान हर एक जगह पे वितरित हो जाता है। लेकिन यदि कहीं पे चालक नुकीला है, पृष्ठ नुकीला है, कहीं पे फ्लैट है, चौड़ा है, देखिए यहाँ पे कुछ कर्व आकार का पृष्ठ है, और कहाँ पे नुकीला है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नुकीला नहीं है, इस टाइप से अगर है तो ये बोला जा रहा है कि जो चालक का पृष्ठ है उसके पृष्ठ पर आवेश का घनत्व जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है मतलब जहाँ पे नुकीला है, भाई ये बताइए यहाँ पे कितने आवेश ठहर सकते हैं, एक आवेश अगर यहाँ पे ठहरेगा तो यहाँ पे कई सारे आवेश हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश घनत्व मतलब क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश, वही ने एकांक घनत्व आवेश घनत्व होता है। तो ये बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि जहाँ पे नुकीला है यहाँ पे आवेश का मान क्या होता है ये, और जहाँ पे फ्लैट होता है उसका आवेश का मान क्या होता है। तो ये इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक अलग अलग स्थान पर आवेश घनत्व का मान अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और आवेश घनत्व जो होता है, आवेश घनत्व कितना होता था आपको याद है, सिग्मा = आवेश बटे क्षेत्रफल, तो Q/A। तो आवेश घनत्व भिन्न भिन्न क्यों हो सकता है, इसलिए हो सकता है, इस फार्मूले से आप बता सकते हैं। A क्या है, एरिया, तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे घनत्व का मान कम होगा, ये तो पता है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, हर में है, अंश और हर, ये तो जानते ही हैं। डिनोमिनेटर का मान जितना ज़्यादा होगा ऊपर का मान उतना ही कम होगा, यानी कि एरिया जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे आवेश का मान क्या होगा, आवेश घनत्व का मान कम होगा। घनत्व मतलब होता है घनापन, जैसे समझिएगा प्रति एकांक लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए। और यहाँ पे जो नुकीला सिरा है ये भी अगर चूँकि मुड़ा है तो एक पास है, तो यहाँ पे इतने स्थान में ही 10 इलेक्ट्रॉन है। तो घनत्व तो ज़्यादा यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे हुआ, घनत्व मतलब डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हुआ, इस स्थान पे हुआ। तो जहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पे आवेश घनत्व तो कम होगा, और जहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा वहीं पे इसीलिए बच्चों देखिए, जैसे नुकीला स्थान जहाँ होता है ना, नुकीला स्थान, कभी किसी को करंट लगा होगा अगर, जिसको बोलते हैं झटका लगना, तो देखते होंगे कि जहाँ पे नुकीला स्थान होता है कोना, वहाँ पे ज़्यादा झटका लगता है। जैसे कि कूलर में अक्सर झटका लगता है, कूलर का ऊपर का फ्लैट ऐसे होता है पूरा, तो ये पूरा वितरित आवेश यहाँ पे भी वितरित है। अगर करंट जा रहा है कहीं से, अर्थिंग मिल जाता है उसको, फेस का झटका मिलता है, तो कभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तेजी से झटका लगता है इस नुकीले स्थान पे। तो चूँकि इस नुकीले स्थान पे एरिया का मान तो कम है ना, बहुत कम है, क्षेत्रफल वहाँ पे कम है और ये क्षेत्रफल पूरा है, तो यहाँ पे घनत्व तो कम होता है, इसलिए झटका कम लगता है। यहाँ से जो आवेश का प्रवाह होगा तेज़ी से होगा, बात समझिएगा। क्यों तेज़ी से होगा आवेश का प्रवाह, क्योंकि
वहाँ पे कम एरिया है और ज़्यादा स्थान है, कम एरिया है और ज़्यादा आवेश है, तो आवेश वहाँ से तेज़ी से निकलेंगे। तो ये इसमें अब इसका हम लोग उपयोग आगे अभी कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, इसके बाद वान डी ग्राफ जनरेटर आएगा, उसमें इसका इस्तेमाल होगा आवेश घनत्व। तो नुकीले स्थान पे हमेशा क्या होता है, आवेश का मान ज़्यादा होता है और वहाँ से आवेश घनत्व का मान ज़्यादा होता है, तो वहाँ से आवेश का वितरण, आवेश का जो इसको बोल देते हैं एक स्पीड निकलना, बौछार के तरीके तेज़ी से निकलते हैं। बस समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया आपको बच्चों। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया क्या, चालक स्थिर विद्युत की। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को हो तो आप हमको बताएंगे, हालांकि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक को देखते हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। स्थिर विद्युत आवरण स्पष्ट है नाम से, या परिरक्षण। परिरक्षण मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना, उसको चारों तरफ से शील्डिंग कर देना। शील्ड समझ रहे हो ना, शील्ड मतलब व्यवस्थित तरीके से उसको पैक कर देना। तो ये कैसे होता है, बहुत ही जादू वाला, बोलते हैं ना कि अरे उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसके क्या है, सबको करंट तो उसको लगे नहीं रहा है, हमको लग जाएगा, डरते हैं। तो देखिए समझिए उसको होता क्या है, साइंटिफिक रीज़न है, आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। साइंटिफिक रीज़न होता क्या है उसका देखिए, एक होता है शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होती है। शील्डिंग मतलब होता है उसको पैक कर देना। तो अभी हम लोगों ने अभी कई सारा अभी यहाँ पे अभी इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें हम लेकर पढ़ा। ये भी पढ़ा कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। जब किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं तो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, वही है परिरक्षण। तो देखिए यहाँ पे लिए एक सरफेस है, मान लीजिए ये एरिया है, इसके अंदर ये खोल है, गोली खोल है, ये क्या है, खोखला है, गोली खोल है। समझ में आ रहा है बात, ये क्या है, ये खोल तो समझ रहे हैं ना बच्चों, इसी को बोलते हैं कोटर या खोल। क्या बोलते हैं इसको, कोटर, या ये है अंदर का खोखला, ये है कोटर, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं खोल। खोल तो जानते हैं जो अंदर खाली हो, खोल या कोटर, इसको बोलते हैं केविटी। न्यूमेरिकल में सारा ये कॉन्सेप्ट इसका बहुत आता है। तो न्यूमेरिकल अगर आप लोग आगे जाके आईआईटी या जेईई का आप लोग एग्ज़ाम देंगे, या ट्रिपल का सभी का, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। न्यूमेरिकल सब पढ़ाएंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और यही कॉन्सेप्ट ही पूछता है बड़े बड़े एग्जामों में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको क्यों आवेश हमने दे दिया तो पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ये जैसा कि हमने अभी पढ़ाया, आपको बताया कि जो अगर हम इसको क्यों आवेश देते हैं तो क्यों आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश बचता जाता ही नहीं है। तो अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहें तो इस कोटर के चारों तरफ अगर हम एक पृष्ठ बनाएं ऐसा, तो हम मान लेते हैं कि ये कौन सा पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ है। गाउसियन पृष्ठ अगर बना दें, गाउस का प्रमेय हमने पढ़ाया था ना, एक पृष्ठ बनाते हैं तो गाउसियन पृष्ठ जब हम लोग बना लेते हैं तो गाउसियन पृष्ठ पर हम लोग गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। और गाउस का नियम जब अप्लाई करेंगे हम लोग, तो गाउस के प्रमेय के आधार पे हम लोग देखते हैं कि गाउस का प्रमेय होता क्या है बच्चों, Q इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम देख रहे हैं कि केविटी के अंदर Q का मान क्या है, 0 है, बाहर में है, लेकिन केविटी के अंदर Q का मान कितना है, 0। तो हम देख रहे हैं कि Q इक्वल टू 0, देन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, तब ये ठीक है, कुछ इंग्लिश वर्ड बोलता हूँ बच्चों, तो देन वेन तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। और ये हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू कितना, 0, यानी कि यहाँ से प्लस का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि कोटर के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इस प्रकार कोटर युक्त किसी चालक को क्षेत्र में रख दिया जाता है तो कोटर के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं बचता है। फलस्वरूप कोटर जो होता है अंदर, कोटर वो एक सुरक्षित स्थान होता है, एक आवरण प्रदान करता है। मतलब कि ये जो कोटर है एक स्थिर विद्युत आवरण प्रदान करता है। क्यों आवरण प्रदान कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक शील्ड प्रदान करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्थिर विद्युत आवरण या परिरक्षण। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, इसको आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लेंगे, लिख लीजिए। कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर
विद्युत क्षेत्र समाप्त होना या अनुपस्थित रहना स्थिर विद्युत आवरण कहलाता है या परिरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब इसका व्यवहारिक उपयोग देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे टॉपिक है व्यवहारिक उपयोग। व्यवहारिक उपयोग का मतलब यह होता है, समझने का प्रयास करिए। व्यवहारिक उपयोग मतलब क्या होता है कि जो हमारे भौतिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि बहुत बारिश हो रही है, बिजली गड़गड़ाहट हो रही है, या ऐसा बोलें कि आप कार से सफ़र कर रहे हैं और एक वायर टूटा और आपके कार के ऊपर आके गिर गया, तो चूँकि कार का जो ऊपर का बॉडी है वो धातु है, तो अगर धातु है तो आप क्या करना चाहिए वहाँ पे? क्या आपको निकल के खिड़की खोल देना चाहिए, या खिड़की खोल के बाहर, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, खिड़की खोल के आपको बाहर भाग जाना चाहिए, पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? खिड़की अगर खुला है तो खिड़की को बंद कर देना चाहिए और बंद करके चुपचाप उसके अंदर सुरक्षित बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस आधार पे काम करता है। इस कोटर के अंदर हम लोग हैं, खोल के अंदर, बाहर धातु है, अगर बाहर आवेश मिलता भी है उसको तार के माध्यम से या बिजली गड़गड़ाहट चमक रही है उसके माध्यम से, तो इसके अंदर हम सुरक्षित रहेंगे और वहाँ पे आवेश कोई जाएगा नहीं और हम सुरक्षित बच जाएंगे। इसी प्रकार से बड़े बड़े सर्कसों में ये सब दिखाया जाता है। धातु की ये एक शील्ड खोल पहन लेते हैं, धातु की एक खोल पहन लेते हैं और कई हज़ार वोल्टेज का करंट इस प्रकार से वो लोग स्पार्क कराते हैं। तो लगता है कि यार क्या है ये, उसको कैसे देखते हैं कि स्पार्क कराते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जल जाती हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आवेश है वो खोल के बाहर है, खोल के बाहर रहेगा, अंदर सुरक्षित आदमी है। क्यों? यही सब होता है। तो उसके व्यवहारिक क्या हो गए? उपयोग हो गए। ठीक है ना, ये व्यवहारिक उपयोग हो गए। ठीक है, अब खोखले चालक के अंदर विभव मैंने बता दिया कि ये आप लोग याद रखेंगे। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, खोखले चालक को आवेश देते हैं, तो जो आवेश पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं प्रवेश करता है। लेकिन जितना आवेश ऊपर वितरित हो जाएगा तो विभव का मान तो ऊपर समान हो जाएगा। तो जितना विभव ऊपर होता है उतना विभव नीचे उसके अंदर भी होता है। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है, ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, ये हम लोग को टॉपिक ये हो गया। अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है, उसको देखते हैं हम लोग, क्या है उसका अगला टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि ये आपको जो मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब है परावैद्युत तथा ध्रुवण, डाई इलेक्ट्रिक तथा उसी का पोलराइजेशन कैसे होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक देखिए, एक होता है चालक। चालक जो होता है, चालक में फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में क्या होते हैं समझिए, डाई इलेक्ट्रिक समझिए आप लोग अच्छे से। डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत, चालक और परावैद्युत में थोड़ा सा अंतर समझिए, तब आपको समझ में आएगा। चालक पदार्थ जो होता है, देखिएगा ना, चालक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जो परावैद्युत पदार्थ होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नेट जीरो आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो आया। अब परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है, परावैद्युत माध्यम में या पदार्थ में, इसमें जो ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो नहीं होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अभी देखेंगे हम लोग ऐसा कुछ उसमें। तो ये चीज़ दोनों में अंतर है। हमको पता है कि चालक में जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तभी इसका मूवमेंट होता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्लस इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धन आवेश गति की दिशा में। और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है इलेक्ट्रॉन का गति। तो इसमें हम जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब इसमें क्रिया ऐसी होती है। अब हम अगर परावैद्युत पदार्थ लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ समझ में आ रहा है, परावैद्युत पदार्थ समझ में आ रहा है बच्चों, तो लिख लीजिए इसको। परावैद्युत वो ये पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश प्रवाहित नहीं होने देते। आप समझिएगा, जो अपने में से आवेश प्रवाहित नहीं होने देते, यानी कि कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, मोम हो गया, सब कुचालक हैं। उसके प्रभाव का
जो है वो प्रदर्शन करेगा, लेकिन अपने अंदर से आवेश का प्रवाह नहीं होने देगा। अब बात समझिएगा ना, अपने अंदर से आवेश का प्रवाह होने नहीं देगा, लेकिन प्रभाव को व्यक्त करेगा, प्रभाव को व्यक्त करेगा। प्रभाव व्यक्त मतलब इफेक्ट बताएगा। अगर मान लीजिए हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिए, ये प्लस है और ये माइनस है, हमने यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा, यहाँ पे हमने एक डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ रख दिया है। डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ समझ में आ रहा है? डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या है? ये परावैद्युत पदार्थ का माध्यम। तो इसमें भी तो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से अव्यवस्थित हैं। अव्यवस्थित कब हैं? जब हमने विद्युत क्षेत्र इस पर नहीं लगाया ना। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तब कैसा पदार्थ है? ये अव्यवस्थित है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं प्लस माइनस के द्वारा बने हुए हैं, इस प्रकार से हैं। तो ये है, इस प्रकार से आपका ये परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है ना बच्चों? जैसे ही इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं होगा, ये कुछ अलग की भांति कार्य करता है, जैसे लकड़ी, मोम या प्लास्टिक होता है। लेकिन जैसे इसको हम विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रख देते हैं, तो इसका प्लस से माइनस का विद्युत क्षेत्र होगा। इसको बोलते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र E0। बाह्य विद्युत क्षेत्र को हम लोग बोल दिया अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 हम लोग ले रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र को। ठीक है ना? तो इसके कारण क्या होता है कि ये प्लस, ये जो भी है, ये प्लस वाला इधर जाएगा, प्लस वाला इसका, देखिएगा ना। इसी का एक हम दूसरा चित्र बना रहे हैं यहाँ पे बच्चों। ये प्लस है, इधर माइनस, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक था इसके अंतर्गत, तो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है, वो सिमेट्रिक टाइप का हो जाता है। सिमेट्रिक मतलब एक क्रम से। ये देखिए, जो अव्यवस्थित थे तो इसमें एक बल कार्य करने लगता है, एक आघूर्ण बन जाता है। आघूर्ण मतलब देखिए, ये प्लस वाला इधर जाने का प्रयास करेगा, जैसे कि ये है, इसके अंदर कई सारे कण हैं, तो मान लीजिए ये एक कण ये वाला है, तो जब हम इसको विद्युत क्षेत्र लगाए तो ये माइनस वाला इधर जाएगा और प्लस वाला इधर, यानी कि इसमें एक आघूर्ण उत्पन्न हो गया। इसमें एक ऐसे आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इसे बलयुक्त आघूर्ण कहते हैं। तो आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। नेट आघूर्ण शून्य, इस वाले में नेट आघूर्ण शून्य हो, चालकों में जो नेट आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, लेकिन इसमें नेट आघूर्ण शून्य नहीं होता। देखिए ये होता है, ये इधर की ओर माइनस, इधर की ओर प्लस, इधर की ओर माइनस, इधर की ओर प्लस, इधर की ओर माइनस प्लस, इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। प्लस वाले की सिरा माइनस वाला है ना, और इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। अब देखिए बात बच्चों, यहाँ पे समझिएगा। अब इसके जो अंदर वाले सारे हैं, अंदर वाले जो हैं प्लस और माइनस नज़दीक, ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएंगे। तो ये इस पृष्ठ पर केवल माइनस बचता है, इस पृष्ठ पर केवल प्लस बचता है। तो इसमें भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो कि प्लस सिरा से माइनस सिरा की ओर आने लगता है। यानी कि इसका रूप कैसा हो गया? इस प्रकार से हो गया। देखिए इस प्रकार से हो गया। ये प्लस तो है ही और इधर क्या है? माइनस है। तो इस प्रकार से बाहरी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर, अंदर में देखिए इधर की ओर। इसको हम लोग मान लिए इंड्यूस। इंड्यूस मतलब प्रेरण। प्रेरण के द्वारा ना ये चीज़ उत्पन्न हुआ। प्रेरण के द्वारा केवल हमने यहाँ पे क्या किया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दिया और विद्युत क्षेत्र लगाया और इसमें इस प्रकार से एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। तो प्रेरण के द्वारा यह प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए इसे हम लोग EI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए बच्चों, इसको पोलराइज्ड भी बोलते हैं। पोलराइज मतलब ध्रुवण हो गया, प्लस और माइनस में टूट जाना ही पोलराइजेशन कहलाता है। तो इसको किसी किसी किताब में EP लिया होगा, या हम लोग इसको EI भी ले सकते हैं। I मतलब इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरण के द्वारा। तो क्या ले लें यहाँ पे, जो किताब में आपको लिया हो। तो हम इस बाहरी क्षेत्र को ले रहे हैं E0, और अंदर वाला जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये वाला विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, इसको हम लोग ले रहे हैं EP, पोलराइजेशन। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये पोलराइजेशन की प्रक्रिया इसमें हो जाती है, इसमें ध्रुवण। बात समझ में आ गया? अब देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण ये उत्पन्न हुआ, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को देखिए ये कम कर देगा। क्यों? क्योंकि EP की दिशा किधर है? बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो अगर हम लोग E नेट निकालेंगे, E इक्वल टू जो नेट फ्लक्स का हमारा नेट विद्युत क्षेत्र होगा, E इक्वल टू वो कितना वैल्यू हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताइए? किस में माइनस करेंगे? E0 माइनस EP। बात समझिएगा यहाँ पे। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
E इक्वल टू E0 माइनस EP, E इक्वल टू E0 माइनस EP लिख सकते हैं। E0 क्या है? अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाहर से लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी कारण इसमें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न हो गया प्लस से माइनस की ओर, तो बाहर वाले का प्लस से माइनस की ओर दिशा होगा, अंदर उसके विपरीत दिशा में है। तो जो नेट होगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र हम लगाए थे उसके मार्ग में ये बाधा डाल रहा है। बाधा डाल रहा है मतलब उसके प्रभाव को कम कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन उसके प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, उसके प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? ये होता है परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक। ये चीज़ देखिए। अब एक बात बताइए कि ये जो E की वैल्यू है, ये E की वैल्यू इससे ज़्यादा है कि कम है? मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा है कि कम है? कम होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र में इतना घट गया। तो ये हो जाएगा आपका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमको जो विद्युत क्षेत्र मिलता है उसका मान अगर डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसका मान कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, डाइलेक्ट्रिक रखने से विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो हमेशा जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है उससे कम होता है। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी? बाह्य विद्युत क्षेत्र के ही दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव ज़्यादा है, इसका प्रभाव कम है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसकी दिशा होगी। जो हमारा नेट विद्युत क्षेत्र आएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन जो मुख्य विद्युत क्षेत्र है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उससे कम होगा। बात समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पोलराइजेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। परावैद्युत का ध्रुवण किस प्रकार से होता है? दो प्रकार का होता है ध्रुवण। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय वाले में आप लोग थोड़ा सा इसमें भी ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है। ध्रुवीय मतलब जिसमें कि विद्युत द्विध्रुव बने। एक बात आप लोग याद रखिए, ध्रुवीय मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत द्विध्रुव बने, जैसे NaCl, एक है Na और एक है Cl। ये आपको मैंने हालांकि बताया था। तो Na का सेंटर है यहाँ, Na और ये Cl। तो Na का सेंटर है यहाँ, नाभिक यहाँ पे, इसके बीच ये प्लस है और ये माइनस। तो प्लस माइनस से क्या बनता है? ये विद्युत द्विध्रुव बनता है। इनके बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पे है प्लस से माइनस, तो बीच की दूरी भी है, तो विद्युत द्विध्रुव बन रहा है। अगर ऐसा अगर कोई भी आपका पदार्थ है तो इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय परावैद्युत। और जिसमें अध्रुवीय मतलब जैसे आपको बताया था O2, एक वो का नाभिक ये है, दूसरे नाभिक यही है, तो इसमें द्विध्रुव बना क्या? नहीं बना। लेकिन याद रखेंगे बच्चों, देखिए ये वाला जो है एक प्लस और एक माइनस, ये चित्र में बनाया हूँ, ये प्लस और ये माइनस, इसमें विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, घुमाने का प्रयास करता है, क्योंकि इसमें विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अध्रुवीय वाले में जो होता है बच्चों, ये दोनों केंद्र इसके संपाती होते हैं, तो इसके बीच कोई डिस्टेंस बचता नहीं है ना। जब कोई आवेश नहीं बचेगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें विद्युत द्विध्रुव बनेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं तो तापीय, ये गर्म होता है, गर्म होने के पश्चात थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब एक ये है तो एक थोड़ा सा इतना और इतना विस्थापित हो जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र प्रभाव अध्रुवीय और अध्रुवीय व्यक्त करने लगता है। ठीक है ना? ठीक है, तो उसी में हो जाता है प्लस और माइनस। जैसे कि मान लीजिए हमने ये बनाया, ये प्लस और माइनस, ये, और ध्रुवीय के लिए ये हो जाएगा ये प्लस ये माइनस। बात समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा सा विस्थापित होता है, इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों ना? ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, एक टॉपिक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ाया, विद्युत क्षेत्र की परिघटना। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। परावैद्युत के ध्रुवण से विद्युत क्षेत्र की घटना, परावैद्युत के ध्रुवण से विद्युत क्षेत्र की घटना है। ये वाला प्रोसेस जो मैंने पूरा बता डाला आपको, है ना। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। बात समझ में आ गया इतना आपको? तो हम लोगों ने परावैद्युत ध्रुवण की घटना भी पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लिया। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ी सी इसमें देख लेते हैं। एक होता है वैद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी।
इसको मिटा दो, इसको मिटा दे रहे हैं। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों,